you all and good morning बीके सिन्हा साहब। आज गुड मॉर्निंग सर। आज हम होंगे कामयाब का 13वां सेशन है 5 जून से शुरू करके। यह सेशन तो जनरली केवल इसलिए बनाया गया है कि जो लड़के पढ़ने वाले हैं उनको सही दिशा में गाइडेंस दिया जा सके। अपने समाज के बहुत सारे लोग हैं या जो भी बच्चों को गाइड करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग भी किसी से गाइड होके यहाँ आए हैं, तो हम लोगों की जिम्मेवारी है कि हम अपने लोगों को और गाइड करें। जो भी बच्चे जिसको रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग गाइड करें। तो इस तरीके से हम होंगे कामयाब। जितेंद्र सिंह साक्या साहब जो रिटायर्ड स्पेशल सेक्रेटरी हैं, उनकी प्रेरणा से 5 जून से शुरू हुआ और इसमें हम लोग सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, अदर सर्विसेज के जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं, डिफरेंट कोचिंग में जाना चाहते हैं, वो सही जगह पे कोचिंग में पहुंचे, सही जगह पे पढ़ाई करें और उनको ठीक से हम लोग गाइड कर सके। और हम लोग भी एवरी संडे उनको एक रेगुलरिटी प्रोवाइड करने के लिए एवरी संडे 11 से एक सेशन रखा कि जो बच्चे कभी भटकते हैं तो अगर हर संडे को क्लास करेंगे तो इनर्जाइज हो जाएंगे। इस इनर्जाइज में आप जैसे बहुत सारे महान भाव लोग आते हैं और प्रेरणा देते हैं और इसका रिकॉर्डिंग भी रहता है। रिकॉर्डिंग क्लास यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है जिससे बच्चे प्रेरणा ले सकते हैं। क्योंकि बीके सर अब आगे आप बताएंगे ही, पढ़ना और पढ़ाना ये दोनों दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें सबसे पहले अपने ऊपर कंट्रोल करके बैठना पड़ता है, रेगुलरिटी रखनी पड़ती है। तो रेगुलरिटी रखने के लिए हम होंगे कामयाब, सब लोग बच्चों के साथ है। एक हम लोग अलग से सेशन जेई मेंस का भी चला रहे हैं, जेई मेंस और नीट का, उसका इवनिंग में चलता है, उसमें भी लड़के पढ़ रहे हैं और उनको गाइडेंस दिया जाता है। तो और सारे लोगों को बताया, हमारे बीके सिन्हा साहब इज एन एक्सीलेंट प्रोफेसर, ही इज एन फिजिक्स में एमएससी के बाद आपने पीएचडी किया, डॉक्टरेट किया और हमारी इनसे 20 साल पहले से संपर्क है। ही इज ए डिवोटेड प्रोफेसर इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स और पहले जबलपुर में थे, आजकल भोपाल के हायर एजुकेशन, एक्सीलेंस ऑफ हायर एजुकेशन जो है उसमें ये डिग्री कॉलेज में बच्चों को फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। इनकी कई सारी किताबें हैं, इनका एक बहुत बड़ा अनुभव है और सही लाइन पे किस तरीके से जाना है उसमें ये बहुत बढ़िया तरीके से गाइड कर सकते हैं। मुझे बीके सिन्हा साहब आपके बारे में और पता चला था, एक हमारे अतर सिंह कुशवाहा हैं भोपाल के, उनके घर की कोई बच्ची थी, वो कंफ्यूज थी कि हम बीएससी के बाद एमएससी में क्या करें, तो उन्होंने आपसे गाइड लिया और अभी वो बढ़िया ट्रेंड पे चल रही है। तो ऐसे हमें भी इस ग्रुप में भी कई सारे बच्चे हैं जो थोड़ा सा सजेशन लेना चाहते हैं, तो आपका सजेशन रहेगा। और आज चूंकि हम लोग 2 सेशन रखे थे, एक सेशन बीके सिन्हा साहब आपका था, एक सेशन हमारे एलबी पुष्कर, लाल बहादुर पुष्कर साहब का था जो आईआरएस ऑफिसर हैं उनका। तो अभी उनका मेरे पास सुबह 9:30 बजे फोन आया, मैसेज आया कि उनकी कल रात से थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, इस समय डॉक्टर को दिखाने गए, कोल्ड और कफ से प्रॉब्लम में है, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आज वाले सेशन में बोलना उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, नेक्स्ट सेशन करेंगे। तो उनकी जगह पे ये दूसरा सेशन भी अब आपको संभालना है, जैसे एक प्रोफेसर नहीं रहते तो दूसरा प्रोफेसर दोनों कोई करता है। तो मैं माइक आपको हैंड ओवर करता हूं और सारे बच्चों से बोलता हूं कि आप लोगों की कोई भी ट्रबल हो, कुछ हो, एक रेगुलरिटी बनाने के लिए अपनी बातें कहनी चाहिए, क्योंकि तभी हम लोगों को मालूम होगा कि कुछ किया जाए, क्या किया जाए। आप लोग इसे सुने, अपनी बातें कहें और इसको प्रेरणा ले आगे लोगों को प्रेषित करें। तो बीके सिन्हा साहब आपको हैंड ओवर, प्लीज टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन। यस, वेलकम सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आभार कि मुझे आपने अवसर दिया बच्चों के सामने कुछ बातें रखने के लिए। अभी वो लोग बोलेंगे जिसको भी। हाँ जी, हाँ हाँ। तो पहला मेरा युवा साथियों से मेरा आग्रह है कि आप सब युवा हैं, युवा का क्या अर्थ है मैं ये जानना चाहूंगा। युवा का अर्थ ये होता है, उसमें 3 बातें होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 25 साल का भी युवा होता है और 25 साल का बुढ़ा भी होता है, 60 साल का बुढ़ा भी होता है, 60 साल का जवान होता है। तो युवा क्यों कहा जाता है युवा को? युवा उसमें 3 बातें होनी चाहिए। नंबर 1, एक युवा को
मन में, हृदय में हसीन सपने होना चाहिए भविष्य के लिए कि हमको कुछ अच्छा करना है, हमें एक अच्छा जीवन चाहिए, हमें चाहिए, हमारे परिवार के लिए चाहिए, हमारे समाज और राष्ट्र के लिए एक सुंदर सा जीवन चाहिए। नंबर 2, उन उन सपनों को पूरा करने का हिम्मत और हौसला चाहिए। और तीसरी बात एक युवा में होनी चाहिए कि परमार्थिक व्यू होना चाहिए कि हम जो भी काम करें मेरे भले के साथ साथ मेरे परिवार का, समाज का, राष्ट्र का भी भला हो। तो मैं ये मान के चलता हूँ जो भी साथी हमारे जुड़े हैं या जो भी बाद में सुनेंगे वे सब युवा हैं, चाहे हमारे जैसे 50 के ऊपर वाले लोग हों या शिव कुमार जी जैसे वरिष्ठ लोग हों या आप जैसे कम उम्र के लोग हों। तो हम सब युवा हैं और हमारी ये जवानी बनी रहे आजीवन, ये मेरी कामना है। और हम यहाँ क्यों जुड़े हैं, एक मौलिक प्रश्न हमको करना चाहिए हम सबको। हम यहाँ क्यों आए हैं, हम इससे बड़ा प्रश्न, हमने जन्म क्यों लिया है। तो अपने जीवन का विश्लेषण करें तो ये पाते हैं कि हम जब छोटे थे तो माँ का दूध पी के हम लोग खुश हो जाया करते थे। थोड़ा थोड़ा और बड़े हुए खिलौनों से खुश हो जाया करते थे। थोड़ा और बड़े हुए तो हम लोग स्कूल जाने लगे तो मिस ने स्माइली कॉपी में बना दी, हमने अच्छा राइटिंग वर्क किया तो हम लोग खुश हो जाया करते थे। और थोड़ा बड़े हुए चॉकलेट मिलने लगे तो खुश हो जाया करे। थोड़ा और बड़े हुए अच्छे अंक आने लगे क्लास में तो हम लोग खुश हो जाया करते थे। उसके बाद थोड़ा और बड़े हुए तो किसी ने प्रशंसा की और पीठ थपथपा दी तो हम लोग खुश हो जाया करते थे। फिर आपने मैट्रिक किया, हमने मैट्रिक किया, आपने भी मैट्रिक किया, 12वीं किया, अच्छे अंक आए, अच्छे कॉलेज में प्रवेश मिला तो हम खुश हो गए। आज की स्थिति में आपकी खुशी का क्या मापदंड है? देखिए, खुशी के पैरामीटर बदलते रहे, दूध पीने से शुरू हुआ अब और आज की तारीख में कहाँ है हमारी खुशी। एक व्यक्ति को 3 चीजें चाहिए होती हैं। क्या चाहिए होती हैं? नंबर 1, रुपया पैसा। कोई हर्ज नहीं है, रुपया पैसा चाहिए, जरूरी भी है, लेकिन ईमानदारी से चाहिए, क्योंकि बेईमानी से कमाए गए पैसे 10 तरह की परेशानियां क्रिएट हो जाती हैं और वो हमें प्रसन्नता नहीं दे पाता, फिर फिजिकल कंफर्ट जरूर दे देता है। तो रुपया पैसा चाहिए नंबर 1। नंबर 2, हमें एक रिकॉग्निशन चाहिए होता है कि हमको अच्छा समझा जाए, मेरी प्रतिष्ठा हो, ये दूसरी चाह होती है। तीसरी होती है कि हमें काम करने का सुख मिले। ये 3 चीजें ही रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि यदि रुपए पैसे केवल पैरामीटर होता तो जितने बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं वो रात को नींद की गोली खा के नहीं सोते। आनंद में ऐसे ही नींद आ जाना था उनको, नहीं आता है। सुसाइड रेट भी पैसे वालों में ही ज्यादा है। इसका मतलब हुआ कि पैसा एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है सुखी होने का, खुश होने का। अब बात आती है रिकॉग्निशन की, तो रिकॉग्निशन भी एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है कि पैसा हो जाए, रिकॉग्निशन हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे। बड़े बड़े लोग सुसाइड करते मिलते हैं जिनका नाम भी है, जिनके पास पैसा है। 3 साल पहले आप लोगों ने देखा होगा न्यूज में, बक्सर का एक यंग कलेक्टर जो आईएएस था, वो रूम में सुसाइड किए हुए मिला। उसके कुछ साल पहले यदि आप लोग जीएस पढ़ते होंगे तो कर्नाटक एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे एसएम कृष्णा, और उनके जो है दामाद थे जिनका लगभग 11,000 करोड़ का टर्नओवर था, बिजनेसमैन थे, बच्चे पत्नी सहित एक अपने होटल में वो डेड मिले, सुसाइड किए हुए मिले। हाल फिलहाल में एक बहुत बड़े अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जो संत थे, उन्होंने सुसाइड किया। इसका मतलब केवल पैसे और रिकॉग्निशन से हमें प्रसन्नता और सुख नहीं मिलता है। इन लोगों में क्या कमियां रही होंगी? इन लोगों में कमियां थी कि जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं था, काम करने का सुख नहीं था। तो मेरा ये मानना है और आप भी ये मानेंगे कि यदि काम में आनंद लेने लगिए तो सब चीज अपने आप मिलती है। जैसे एक आप अच्छा विद्यार्थी हैं, अच्छा विद्यार्थी से अच्छा है, आशय है कि आपने ज्ञान अर्जन अच्छा से किया है, अच्छे से पढ़ाई की है। अच्छे से पढ़ाई की है तो क्या होगा? स्किल डेवलप होगा। स्किल डेवलप होगा तो आपकी मार्केटिंग वैल्यू बढ़ेगी। मार्केटिंग वैल्यू बढ़ेगी तो आपको रिकॉग्निशन मिल जाएगा।
स्कूल में, क्लास में, आपके घर में आपकी रिकॉग्नाइज किए जाने, अरे वो तो लड़का बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ने में होशियार है, देखिए रिकॉग्निशन मिल गई, स्किल इनहांस हुआ आपका, स्किल इनहांस हुआ तो मार्केटिंग वैल्यू बढ़ गई, मार्केटिंग वैल्यू बढ़ गई तो आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा और उससे रुपया पैसा भी आ जाएगा। तो मेरी ये मान्यता है कि जीवन का लक्ष्य केवल और केवल हमको जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। एक विद्यार्थी का जॉब क्या है, एक करियर बनाने वाले का जॉब क्या है? जॉब है ज्ञानार्जन करना, योग्यता हासिल करना। तो योग्यता हासिल करने से ही आपको आनंद की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, ये मेन प्रोडक्ट है। अब बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको अच्छे रुपया पैसा मिल जाएगा। तो हमें क्राइटेरिया जो है, एक पे हमने पैसा रखा था, दो पे हमने रिकॉग्निशन रखा था, तीन पे हमने रखा था जॉब सेटिस्फेक्शन। इसको रिवर्स कर दीजिए, जॉब सेटिस्फेक्शन नंबर 1, नंबर 2 पे आपका आ जाएगा रिकॉग्निशन मिलने लगेगा, और नंबर 3 पे आपका रुपया पैसा सब मिल जाएगा। तो ये आपके जीवन का, हमारे जीवन का, सबके जीवन का यही लक्ष्य है। देखिए, मैं आनंद शब्द का उपयोग कर रहा हूं, आनंद और सुख में अंतर है। आनंद का कोई विलोम नहीं है, विपरीतार्थक शब्द कोई नहीं है, ये अपने आप में यूनिक है। जबकि सुख का उल्टा दुख है, दुख के उल्टा सुख है। जहां दुख सुख वो चलते रहेगा। आनंद आता है अपने काम में, आनंद सुख लीजिए, काम को एंजॉय करिए। जॉब सेटिस्फेक्शन, काम, अध्ययन का सुख आपको मिलना चाहिए। मैं जैसे कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो यदि मैंने पढ़ाने का सुख नहीं लिया, आनंद नहीं लिया, तो फिर हमको रिकॉग्निशन भी नहीं मिलेगा। और जॉब, सरकारी जॉब है तो चलते रहेगा, लेकिन सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। आप अच्छे विद्यार्थी हैं तो उसका आनंद लीजिए, पढ़ने का आनंद लीजिए। ये नई बातें नहीं है, ये सब आप जानते हैं, फिर हम कर क्यों नहीं पाते? इस पर विचार करना चाहिए। तो इस पे साइकोलॉजिस्ट ने ऐसा निकाला है कि 24 घंटे में लगभग 60,000 से 80,000 थॉट हमारे मन में आते हैं। 60,000 से 80,000, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 1 सेकंड में एक विचार आते हैं। 1 सेकंड में एक विचार, मतलब माइंड हमारा कितना व्यस्त है, प्रति सेकंड एक विचार इसमें आ रहा है, राइट? तो कौन से विचार आते हैं, इस पर थोड़ा सोचिए, तो आप देखेंगे कि आते हैं विचार वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति का। 3 ही तरह के तो विचार आते हैं। वस्तु मतलब रुपया, पैसा, धन, दौलत, मकान, दुकान। व्यक्ति, माता, पिता, भाई, बहन, प्रेमी, प्रेमिका, एटसेट्रा, उनके बारे में विचार आते हैं। परिस्थिति, अनुकूलता, प्रतिकूलता के विचार आते हैं। यही 3 विचार आते हैं। और ये विचार कब के आते हैं? तो इसमें देखिए, कौन सी वस्तु याद आती है हमें? तो पास्ट की वस्तु याद आती है, जो पास्ट में हमारे पास रुपए, पैसे, धन, दौलत थे, उनकी याद आती है, राइट? पास्ट के व्यक्ति याद आते हैं, पास्ट के, जैसे आपका बचपन याद आता है, वो तो पास्ट हो गया, राइट? आप पिताजी ने कल क्या कहा था उसका याद आता है, या मित्र ने हमको 10 दिन पहले कुछ कहा था वो याद आता है। पर अनुकूलता, पास्ट की अनुकूलता याद आती है कि बचपन के क्या अच्छे दिन थे, कोई चिंता नहीं थी, बढ़िया आनंद मनाते थे। तो पास्ट के वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति याद आते हैं, राइट? या वर्तमान के वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति याद आते हैं, या फ्यूचर के, भविष्य की वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति याद आते हैं कि भविष्य में हमको ऐसा जीवन मिलेगा, ये व्यक्ति मिलेंगे, ऐसी पत्नी मिलेंगे, ऐसी पत्नी मिलेगी, ऐसा हमको कलीग मिलेंगे, ऐसा ऑफिस मिलेगा, इतना रुपया होगा, ये सब चीजें याद आती हैं। तो अब यहाँ सोचने की बात है कि इनमें सत्य क्या है, क्या एग्जिस्ट करता है? इस एग्जिस्ट से मतलब ये है कि मैं एक स्टेटमेंट लूं, कहूं कि आपके पॉकेट में 500 रुपया है। ये सत्य है कि मैं ये कहूं कि आपके पॉकेट में 5,000 नहीं है। क्या सत्य है? तो आप कहेंगे निसंदेह कि मेरे पॉकेट में 500 रुपया है, ये एग्जिस्ट करता है। 5,000 नहीं है, 5 लाख नहीं है, 5 करोड़ नहीं है, नहीं तो अनंत है, वो तो अस्तित्व में ही नहीं है। इसी तरह से पास्ट और फ्यूचर नॉन एग्जिस्टेंट है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। बचपन आपका था कभी, आज नहीं है। इस टाइम एंड स्पेस में आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, यही सत्य है।
इस टाइम एंड स्पेस में। तो जो एग्जिस्ट करता है, जो सत्य है, उसमें तो हम रहते ही नहीं। हमारा माइंड कहाँ रहता है? नॉन एग्जिस्टेंट वर्ल्ड में रहता है, पास्ट की वस्तु व्यक्ति परिस्थितियों में रहता है, फ्यूचर के वस्तु व्यक्ति परिस्थितियों में रहता है। तो नॉन एग्जिस्टेंट वर्ल्ड में कल्पना लोक में क्या मिलना है? ये कल्पनाएं हैं। कल्पना में कुछ नहीं मिलता, यथार्थ में मिलता है जो भी मिलना है। तो हमारा माइंड जो है वर्तमान में रहने की प्रैक्टिस करे, क्योंकि यही सत्य है। कल आपको किसी ने गाली दिया है, कल की बात है। आज आपको कोई गाली नहीं दे रहा, मैं गाली दे रहा हूं क्या आपको? या शिव कुमार जी गाली दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं, बड़े आदर से हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसको लेके एंजॉय करिए, इसका आनंद मनाइए कि वर्तमान में हमको कोई कष्ट नहीं है। भोजन, वस्त्र, आवास की समस्या सॉल्व है, हमारी बेसिक नीड हमारी पूरी हो रही है, चाहे जैसे हो रही है। यही सत्य है। तो यदि माइंड प्रेजेंट में रहने लगे, पास्ट और फ्यूचर के बंधन से मुक्त हो जाए, तो देखिए आपका जो आनंद पढ़ने का है वो मिलने लगेगा। तो वर्तमान में रह करके, वर्तमान में रहने का सूत्र यही है कि सत्य को स्वीकार करिए। और सत्य ये है कि पास्ट और फ्यूचर के वस्तु व्यक्ति परिस्थिति एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वो सत्य ही नहीं है, वो कल्पना है। तो हमको कल्पना में नहीं रहना है, हमको यथार्थ में रहना है। तो पहला जो सूत्र मैं समझ रहा हूं जीवन का यही है कि हम सत्य को स्वीकार करें और हम वर्तमान में रहना शुरू कर दें। तो जो हमारा माइंड फ्लडेड है पास्ट और फ्यूचर के थॉट से, वो एम्प्टी हो जाएगा, और जो हम पढ़ेंगे उसका 100% रिसेप्शन हो जाएगा, और स्किल आपका ट्रेमेंडसली इनहांस्ड हो जाएगा। राइट? तो ये हमको काम करना है। तो ये भी हम क्यों नहीं कर पाते हैं? अब ये प्रश्न उठता है। ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें याद है, दो बड़े सुंदर शब्द हैं, इसको हमको सोचना होगा। एक होता है इंफॉर्मेशन और दूसरा नॉलेज, सूचना और ज्ञान। तो जैसे हम ये कहें कि सत्य बोलना अच्छी बात है, ये कौन नहीं कहता है कि मैं नहीं जानता हूं। और सुबह से लेके, जगने के बाद से लेके और सोने के पहले तक असंख्य झूठ बोल जाते हैं बिना माने। जी सर। तो इसका मतलब है ये बात हम नहीं जानते हैं कि सत्य बोलना अच्छी बात है, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। ये कि सूचना के रूप में हमने लिया है, ज्ञान के रूप में नहीं लिया है। ज्ञान के 3 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1, इंफॉर्मेशन तो होना ही चाहिए। नंबर 2, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो। और नंबर 3 क्या हो? एप्लीकेशन हो। तो सूचना हो, उसकी समझ हो, और उसके जीवन में उसका उतरना हो। जो उतरने से मतलब उसको हम प्रैक्टिस करते हो, तब वो ज्ञान बनता है। तो हम क्या रहते हैं? सूचना के स्तर पे रहते हैं, इंफॉर्मेशन के स्तर पे रहते हैं। आप इतनी पढ़ाई करते हैं और कहेंगे कि हमको तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। जानते हैं क्यों ऐसा होता है? इसलिए होता है कि जो भी आपने ज्ञान अर्जन किया है, ज्ञान अर्जन कह रहे हैं, लेकिन आपने सूचना एकत्र किया है, आपने उसकी समझ, अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप किया, उसका एप्लीकेशन डेवलप नहीं किया। क्योंकि जो आज प्रश्न पूछे जाते हैं, हम लोग जब पढ़ते थे तो इंफॉर्मेशन के लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते थे, आज अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन के लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां हम चूक कर जाते हैं और परीक्षा में अवांछित रिजल्ट हमको नहीं मिलता है। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझिए। मैं फिजिक्स का विद्यार्थी हूं, तो वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है न्यूटन के गति का तीसरा नियम। हम ये कहते हैं कि तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या इस स्टेटमेंट को याद कर लेने से ये नॉलेज हो गया क्या? नहीं, ये मात्र सूचना है। तो इसको कैसे हम नॉलेज के रूप में रूपांतरित करेंगे? तो आपने नदी में कभी उतरा हो, नाव में चढ़े होंगे, तो वहां क्या देखते हैं कि पानी के ऊपर पतवार पानी पीछे मारता है। राइट? तो एक बल पानी पे लगाता है वो, ठीक, दूसरा बल कहाँ लगता है? नाव पे लगता है। पानी पीछे जाता है तो नाव आगे बढ़ता है। दोनों बराबर और विपरीत बल लगे, लेकिन दोनों के एक्शन क्या हो गए? अलग अलग हो गए। एक का पॉइंट क्या हो गया? पानी हो गया, जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरा बल कहाँ लगा? नाव पर लगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। यदि दोनों एक पॉइंट पर लगते तो कोई मूवमेंट नहीं होता। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत का मतलब है कि दोनों अलग अलग पॉइंट ऑफ एक्शन है। तो ये हमारी समझ हो गई। अब इसका एप्लीकेशन
तो जितने व्हीकल है सब किसके आधार पे है? न्यूटन के गति के तीसरा नियम। धुआं पीछे निकलता है, गाड़ी आगे बढ़ती है, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रक हो, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे जेट हो। इवन हम पैदल जो चलते हैं, पृथ्वी को पीछे मारते हैं पैर के द्वारा, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ भी न्यूटन की गति का तीसरा नियम। ग्रेट सर, ग्रेट। देखिए बीके सिन्हा साहब, मैं आपको रोक के कहूंगा, मुझे आनंद आ गया। हम न्यूटन का थर्ड लॉ चलने में यूज करते हैं, ये मुझे अभी समझ में आया। थैंक यू सर, कैरी ऑन प्लीज। जी सर, हम लोग अभी जस्ट समझ रहे हैं इस बात को लेकर। हाँ बोलें, कोई पूछ रहे थे? सर हम लोग भी नहीं जानते थे। जी सर। अच्छा जस्ट तो हम लोग मैं आप लोगों से एक और बात, हाँ थैंक यू। यदि बीच में कुछ प्रश्न हो तो तुरंत कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इंटरप्ट करिए, मुझे प्रसन्नता होगी। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो है हमको न्यूटन के गति का नियम आप पूरी तरह समझ गए, एप्लीकेशन पार्ट समझ गए कि मूवमेंट जितना है, डायनामिकल मोशंस है, सब न्यूटन गति के आधार पे है। जितने ट्रांसपोर्ट सिस्टम है सब वही है, जितने जहां मूवमेंट है वहां तीसरा नियम लगा हुआ है। तो ये अब क्या हुआ, आपको न्यूटन के गति का तीसरा नियम पूरी तरह से नॉलेज के लेवल पर आ गया। तो जब भी पढ़ें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जो कि जनरल स्टडीज के कंपोनेंट हैं, उनको आप नॉलेज के लेवल पर ले जाएं, केवल इंफॉर्मेशन के स्तर पर ना रहने दें। तो नॉलेज के स्तर पर जब ले जाएंगे तो आपको क्या होगा कि जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि कठिन प्रश्न जो होते हैं वो एप्लीकेशन के लेवल पर वाले प्रश्न कठिन होते हैं, तो उस लेवल पे आपको जाना है कि हमको तो इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, हमको नॉलेज के लेवल पर जाना है। तो अब तक मैंने, चूंकि शिक्षा को तो हम लोग बार बार रिपीट करते हैं एक ही बात, फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा। अभी तक हमने 2 बातें कही, आप 3 बातें कही। नंबर 1, एक तो आपको युवा रहना है। युवा का मतलब क्या हुआ कि आपको एक हसीन सपने देखना है जीवन का, जीवन और जगत का। जगत में आपका परिवार है, आपका समाज है, आपका राष्ट्र है, विश्व है, ये सब आपका है। तो इसके लिए हसीन सपना देखना है, बहुत सुंदर होना चाहिए ये। और दूसरा, हसीन सपने को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिस्क लेना पड़ेगा, उसका सामर्थ्य डेवलप करना पड़ेगा, कमिटमेंट डेवलप करना पड़ेगा। और नंबर 3, परमार्थिक व्यू होना चाहिए कि सबके भला में मेरा भला है। देखिए, केवल सोचे, केवल हम सेल्फिश होकर सोचे केवल मेरा भला हो और दूसरे का भला ना हो तो भला नहीं होगा। बगल में कोई रोता रहेगा, आप हंस नहीं सकते, लाख सुख सुविधा मिले आपको। तो आसपास के जीवन जो भी हैं, प्राणी हैं, पड़ोसी हैं, उनकी भी खुशी के लिए हमको सोचना होगा, तभी आप खुश रह पाएंगे। आइसोलेशन में नहीं रह सकते हम सब इंटीग्रेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? आप मान लीजिए पैदल चल रहे हैं, कोई अपरिचित आदमी पीछे से ठोक दे आपको, तो गिर नहीं जाएंगे आप? जी। तो इस तरह अपरिचित आदमी आपको ठोक नहीं रहा है, बड़ी कृपा है उसकी कि हमको चोट नहीं पहुंचाया। तो परिचित हम जिंदा है, इसमें सबका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन है। तो सबके प्रति आभार रखना है दिल में, और सबकी भला की कामना और उसकी भलाई की प्रयास करना है। क्योंकि आप नहीं जानते कि पीछे वाला ठोक सकता था हमको, हमारा हाथ पर टूट सकता था, लेकिन नहीं टूटा, नहीं ठोका उसने, राइट। तो ये इस भावना के साथ हमको ध्यान रखना है कि सबसे हम जुड़े हुए हैं, सब इंटरलिंक्ड हैं। बुद्ध कहते हैं कि प्रकृति में जो भी चीजें हैं उसमें क्या है कि जन्म, 3 चीजें होती हैं, जन्म, मृत्यु और उसका पोषण, ठीक है। तीनों के लिए हम क्या है, पूरे विश्व पर निर्भर है, क्योंकि हम सब इंटरकनेक्टेड है कहीं ना कहीं। हमारा जन्म हुआ तो केवल माता और पिता का ही योगदान नहीं है, पूरा विश्व का उसमें योगदान है। क्योंकि माता को किसी ने ठोक दिया होता, मर गई होती, तो कहाँ से हम जन्म लेते? पिताजी नहीं रहते तो कहाँ से जन्म लेते? तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरे विश्व का हमारे जन्म में, हम जन्म के बाद लालन पालन में पूरा विश्व का योगदान है, ठीक है। हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं एक दूसरे के लिए। तो ये भावना, परमार्थिक व्यू हमको रखना है। अब बात उठती है कि 2 चीजें होती है, एक संकल्प और एक सपना। दोनों में क्या डिफरेंस है? इसको ऐसे समझें कि यदि आप व्हाट्सएप पर
आप सोशल साइट पर, सोशल जो इंटरनेट हुआ, व्हाट्सएप है, इस पे आधा घंटा व्यतीत करते हैं तो ये परमिशिबल है, लेकिन इस पर 2 घंटा व्यतीत करते हैं तो परमिशिबल नहीं है व्हाट्सएप पर। क्यों? क्योंकि आधा घंटा तो देते हैं तो चल जाएगा, यदि 2 घंटा दे रहे हैं मतलब आप सपना देख रहे हैं, संकल्प नहीं किए हुए हैं अपने कैरियर निर्माण के लिए। तो संकल्प और सपने में ये डिफरेंस है बेसिक, कि आप संकल्प हैं तो उसके लिए 24 आवर्स में कितना टाइम संकल्प के लिए देना है और कितना टाइम हमको फालतू के कामों के लिए देना है, ये आपके मन में डिमार्केशन होना चाहिए। व्हाट्सएप का उपयोग करिए, आधा घंटा, 24 घंटे में आधा घंटा से ज्यादा मत करिए। फिर हम कहेंगे कि सपने देख रहे हैं, और सपने केवल सपना हकीकत नहीं हो सकता है, राइट। तो व्हाट्सएप का उपयोग करिए, अनावश्यक काम भी जरूरी होता है कभी कभी, लेकिन आधा घंटा से ज्यादा नहीं। जहां लगे कि ये काम, टाइम हमारा स्पॉइल हो रहा है, फालतू के गपबाजी हो रही है, तुरंत वहां से विथड्रॉ कर लिया अपने को, नहीं तो सपने कहलाएगा, हकीकत नहीं कहलाएगा। सर एक वर्ड बहुत बढ़िया लगा, अनावश्यक काम भी जरूरत होता है लिमिटेड। हाँ, लिमिटेड, आधा घंटा। जी सर, हाँ 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 जी। कभी कभी क्या होता है, पढ़ते पढ़ते हम थक जाते हैं, जाके फालतू में थोड़ा भाई बहन एक दूसरे से लड़ लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, लेकिन आधा घंटा के लिए जी एक जी दूसरे को ठोकेंगे, टीज करेंगे तो उसमें रिलैक्स हो जाता है व्यक्ति, लेकिन आधा घंटा। तो ये एक डिमार्केशन आपके मन में होना चाहिए, सपने और संकल्प में अंतर महसूस होना चाहिए। संकल्प आपका प्राइमरी गोल आपका होगा, राइट। तो ये सब बातें जो हैं, एक तो ये हो गए, सपने की बात हो गई। दूसरा बात मैंने कहा था कि आपको नॉलेज के लेवल पर रहना है, मतलब इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन होना चाहिए उस सब्जेक्ट के बारे में। तीनों लेवल पर आपको इक्वल प्रयास करना है, राइट। चौथी बात हमने ये कही कि आपको, आपके लिए जो आप अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन की जो हमने बात कही, ये तभी सार्थक होगा जब आप सत्य को स्वीकार करें और प्रेजेंट में रहें। आप पास्ट में और फ्यूचर में अनावश्यक हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस में नहीं उलझे। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन क्या, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, कल नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, अरे नहीं, कल की कल देखेंगे, आज तो नहीं आएगा ना आने वाला कल। अनावश्यक हम हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में उलझे रहते हैं। मेरे पिताजी, काश उनके पास बहुत सारे पैसे होते, अरे होते तो देखा जाता, अभी तो नहीं है ना, जितना है वही सब सफिशिएंट है। तो जो है आपके पास उसको पूर्णता में स्वीकार करें। आप जहां जन्म लिए हैं, जिस माता पिता के यहाँ जन्म लिए हैं, दे आर द बेस्ट। क्योंकि कल्पना करने से, सोचने से आप इंदिरा गांधी के परिवार में हम जन्म नहीं ले सकते आप अब दोबारा इस जन्म में। अगले जन्म कौन देखा है, मृत्यु के बाद तो मालूम नहीं, जन्म के पहले का मालूम नहीं। अभी जहां आपका जन्म हुआ है, जिस परिवार में आपने जन्म लिया है, दे आर द बेस्ट। जिस समाज में, जिस परिवेश में आप रह रहे हैं, दैट इज द बेस्ट। क्योंकि बाकी चीजें सोचते हैं वो सब नॉन एग्जिस्टेंट वर्ल्ड है। मेरे पिताजी काश कलेक्टर होते, मेरे पिताजी काश एमएलए एमपी मिनिस्टर होते, ये कल्पनाएं हैं। ऐसा क्यों सोचे हम? प्रकृति ने आपको प्रचुरता से दिया है। क्या दिया है? तो सोचने की शक्ति दी है प्रकृति ने। कुछ भी सोच सकते हैं, अच्छा भी बुरा भी, कुछ भी। एक सोचने की शक्ति प्रकृति ने दी, और उस सोच को साकार करने की शक्ति दी है आपने, सपने को साकार करने की। आपके पास बल दिया है, अथाह बल दिया है प्रकृति ने। देखने की बल दिया है, सुनने की बल दिया है, काम करने का बल दिया है। मैं कहूं कि एक आंख आप दे दीजिए हमको, 1 करोड़ देता हूं, देंगे आप अपना आंख? नहीं देंगे आप। तो कितना कीमती चीज प्रकृति ने दी है, आंख दी है, कान दी है, हाथ दिया है, शरीर, स्वस्थ शरीर दिया है। ये कम है क्या? ये तो अमूल्य है। ये करोड़ों करोड़ों रुपया इसे खरीद नहीं सकता है। और तो सबसे बड़ी बात, आप जिंदा हैं। ये कितनी प्रकृति का अनमोल धरोहर आपको दी है। श्मशान घाट में जाइए, शरीर तो है, मुर्दे पड़े हुए हैं, बोल नहीं सकते। तो आपको तो कितना चीज प्रकृति ने दिया है। जो दिया है उसको स्वीकार कर लीजिए। ये पर्याप्त है, ये पर्याप्त है, अपर्याप्त नहीं है, पर्याप्त है सफल होने के लिए।
ऐसा नहीं कि एक कल्पना की बात है, आप एक से एक रोल मॉडल है हमारे यहाँ। अभी रिसेंट में देखिए एपीजे अब्दुल कलाम, उससे तो गरीब हम नहीं लगते हैं कि कोई ज्वाइन किया होगा इस ग्रुप में। जी एपीजे अब्दुल कलाम कितनी गरीब थे और गरीबी से कहाँ पहुंच गए। अभी वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति मैडम है मुर्मू मैडम, कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। कितना हम्बल बैकग्राउंड है प्रेसिडेंट मैडम का, कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो हम और आप क्यों नहीं पहुंच सकते। इतनी सी बात तो समझ में आना है। पहुंचने का मार्ग क्या है, तो सत्य को स्वीकार करें। सत्य क्या है, वर्तमान में रहना है। वर्तमान में हम क्यों कब रहेंगे, जब हम भूत और भविष्य के अनावश्यक बोझों से मुक्त हो जाएंगे। अनावश्यक बोझ, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति का चिंतन, उससे मुक्त हो जाएंगे तो वर्तमान में हम खुद रहने लगेंगे। वर्तमान में रहने लगेंगे तो हम नॉलेज गेन जो कर रहे हैं वो हम कर पाएंगे, जिससे स्किल आपका इनहांस होगा। स्किल इनहांस होगा तो आपकी मार्केटिंग वैल्यू बढ़ जाएगी और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम्पीट कर जाएंगे आप। तो यही छोटी मोटी जो बातें थी मैंने आपसे शेयर किया है। 40 मिनट तो शायद हो गया है, अब ब्रेक होगा क्या? 40 मिनट होना, हाँ ब्रेक होगा तो दूसरी लिंक पे ज्वाइन करेंगे सर। सबके पास दूसरा लिंक अच्छा। है, आप कंटिन्यू हाँ। कटेगा तो फिर दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, प्लीज प्लीज। हाँ। तो इसी संदर्भ में एक बात कहनी है कि आप लोग वेस्ट के बारे में, पश्चिम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा कि नहीं मालूम नहीं। मैं भी नहीं देखा हूं पश्चिम जा करके, जो विकसित राष्ट्र हैं, और हम अपने भारत को तो देख ही रहे हैं। दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, तो जो मैं समझ पाया हूं विकसित राष्ट्रों के बारे में, उनमें 3 गुण बड़े अच्छे हैं। कौन कौन से गुण अच्छे हैं उनके, जो हमारे यहाँ कम पाए जाते हैं? नंबर 1, ऑनेस्टी टू द वर्क। ऑनेस्टी टू द वर्क जी। उनके यहाँ काम के प्रति समर्पण है। काम करना है तो करना है, नहीं करना है तो फिर नहीं करना है। हम लोग आधे मन से काम करते हैं। कोई भी काम, एक विद्यार्थी है आधे मन से पढ़ता है, वो नॉलेज के लेवल पर जाता ही नहीं। वो बहुत कम बच्चे नॉलेज के लेवल पर करते हैं। पढ़ाई के समय भी अनावश्यक ध्यान भटकाते हैं इधर से उधर। तो जो काम मिला है आपको प्रकृति ने, मुझे पढ़ाने का काम दिया है, अभी का काम हमारा क्या है, आपसे बात करने का। तो हमको दिल से बात करनी चाहिए, तभी उसका मीनिंग है, अदरवाइज कोई अर्थ नहीं है। तो आप जब पढ़ रहे हैं तो दिल से पढ़िए। दिल से पढ़ने का मतलब वही 100% आप वर्तमान में रह के पढ़िए। नॉलेज के लेवल पर ले जाइए अपने ज्ञान को, इंफॉर्मेशन को। तो ऑनेस्टी टू द वर्क नंबर 1 वेस्ट का बहुत बड़ा गुण है। काम के प्रति गजब का समर्पण है उनका। नंबर 2 रेशनल थिंकिंग, तार्किक सोच। वो बड़े तार्किक होते हैं। केवल कहने सुनने से वो नहीं मान लेते हैं। किसी, मेरे पिताजी ने कहा या बीके सिन्हा जी ने कहा इसलिए मान ले, या शिव कुमार जी ने कहा तो मान ले, नहीं। जब आपके तर्क की कसौटी पे वो खरा उतरे तब मानिए। तो दूसरी बात। और तीसरा कंसर्न फॉर द नेबर्स, कंसर्न फॉर द अदर्स। ये उनके 3 गुण महत्वपूर्ण हैं। 3 गुण के चलते देखिए वेस्ट कहाँ पहुंच गया है। आप लोग हिस्ट्री पढ़ते होंगे, लगभग 15वीं शताब्दी तक या 16वीं शताब्दी तक कहें, भारत में और उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। उनमें भी अंधविश्वास भरा हुआ था, उनके यहाँ भी अज्ञानता बहुत थी, उनके यहाँ भी मतलब जादू टोना सब चीज था। वहां भी रिलीजियस बाइगॉटरी थी, पाखंड बहुत था उनके यहाँ भी, हमारे यहाँ भी था। लेकिन जब वहां उनके यहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। पार्डन? हाँ कटेंगे तो फिर ज्वाइन करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट में कंटिन्यू कर। तो भारत और डेवलप्ड कंट्रीज है, शुरुआत एक जैसे हुई, लेकिन आज की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, लिविंग स्टैंडर्ड, हर चीज में वेस्ट हमसे आगे है। केवल ढोल पीटने से काम नहीं चलेगा कि हम हमारे देश में कभी सोने की चिड़िया हुआ करती थी, दूध की नदियां बहती थी। ये कल्पना है कि यथार्थ है, नहीं कर सकते। आज में हमको जीना है। आज हम कहाँ हैं? डेवलपमेंट के हर पैरामीटर में हम लोग नीचे से गिने जाते हैं। जब कंट्रियों का डेवलपमेंट, डेवलप्ड कंट्रीज का जब लिस्ट बनती है तो हम नीचे से होते हैं, ऊपर से नहीं होते हम। क्यों? कि 3 वैल्यूज को वेस्ट ने
इम्प्रूव किया, हम नहीं कर पाए। हम पाखंड में, अंधविश्वास में आप ही फंसे हुए हैं। तो आप क्या कर, हमको क्या करना है कि रेशनल थिंकिंग को एडॉप्ट करना है। रेशनल थिंकिंग, मंदिर जा रहे हैं हम तो क्यों मंदिर जा रहे हैं, प्रश्न होना चाहिए। हम पूजा कर रहे हैं तो क्यों पूजा कर रहे हैं, क्या इसका अर्थ है। तो इन बातों पे आपको विचार करना पड़ेगा, राइट। एक किताब लिखी है, आप अमर्त्य सेन का नाम सुना होगा। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था इकोनॉमिक्स का। जी, इन्होंने जी। बहुत सुंदर किताब लिखी है, आर्गुमेंटेटिव इंडिया। तो वही वो प्रश्न उठाते हैं भारत का कि हम आज, कब सोने की चिड़िया हुआ करती थी तो आज कहाँ गई सोने की चिड़िया, यहाँ की उड़ गई, क्यों उड़ गई। मतलब डेवलपमेंट यहाँ का कहाँ चला गया। हम बहुत विकसित थे तो कहाँ चला गया, क्यों चला गया। जी। मान लेते हैं कि डेवलप्ड था हमारा राष्ट्र, क्योंकि तक्षशिला की खुदाई में जो मिला है, जो हाँ। एक्सकावेशन से मिलता है, जो प्रमाण, ये शो करता है कि डेवलप्ड सोसाइटी तो थी वो हमारी। मोहनजोदाड़ो, तक्षशिला, हम डेवलप थे। तो डेवलपमेंट कहाँ चला गया आज के तारीख में। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं वो। हालांकि मतलब संदर्भ मत लीजिए, क्या कहा जा रहा है ये लेना है अपने को। वो एग्जाम्पल देते हैं, अद्वैत मत के जो प्रवर्तक थे शंकराचार्य थे, जो केरल के रहने वाले थे। अद्वैत मत के जो वो थे प्रवर्तक थे, वो मंडन मिश्र थे, बिहार में मिथिलांचल एरिया है वहां का। तो पुराने जमाने में क्या होता था कि एक मत दूसरे मत को कंट्राडिक्ट करते थे, तो बैठ के बात होती थी, जिसको शास्त्रार्थ कहा जाता था। तो शंकराचार्य ने अपनी बात रखने के लिए आए, मिथिला में आए। कहा जाता है कि दो वक्ता थे, मंडन मिश्र और शंकराचार्य। कहते हैं कि 18 दिन शास्त्रार्थ हुआ, दिन रात। अच्छा जी। दिन रात शास्त्रार्थ हुआ 18 दिन तक। और जज हुआ कि जज नियुक्त किया जाए। तो ये कहा जाता है कि उनकी पत्नी थी मंडन मिश्र की, वो विदुषी महिला थी, उनको जज नियुक्त किया गया। तो उस समय का समाज कितना परिपक्व था कि प्रतिद्वंदी के पत्नी को भी जज बनाया जा सकता था। ग्रेट, सही बात है। उस समाज के स्ट्रेंथ को बताता है वो, कि कितना सत्य और तर्कपूर्ण वो लोग थे, सत्य को स्वीकार करने वाले लोग थे। तो जब शास्त्रार्थ हुआ, सब बातें खत्म हो गई दोनों की, तब निर्णय की बारी आती है। तो हुआ, तो मैं, वो जो भारती थी, उनको सरस्वती भी कहा जाता है, मंडन मिश्र की पत्नी को, और वो ये निर्णय दी उन्होंने कि शंकराचार्य की जो है फिलोसफी जो है वो सुपीरियर है मंडन मिश्र से। मतलब द्वैतवाद जो है द्वैतवाद से बेहतर है। देखिए, ये कहानी हो गई। अब बात आती है जो मंडन मिश्र ने किया। मंडन मिश्र, आर्गुमेंट तो हुआ दोनों में, रेशनल बातें हुई, और मंडन मिश्र ने क्या किया, उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया और पूरी फिलोसफी उन्होंने अद्वैतवाद को स्वीकार करी। और अद्वैतवाद में जितने लिटरेचर लिखे गए हैं वो मंडन मिश्र के द्वारा लिखे गए। तो ये आर्गुमेंट का मतलब होता है कि हम जिस रिलेटिव ट्रूथ को यदि पहुंचते हैं, जहां भी पहुंचते हैं, उसको हम टोटलिटी में स्वीकार करें, मतलब नॉलेज के रूप में स्वीकार करें। आज देखिए, आर्गुमेंट करते हैं हम दो लोग मिलके, लेकिन हम कोई भी रिलेटिव ट्रूथ को स्वीकार नहीं करते। एक कहने वाला सुपीरियर है तो भी हम, जो सुनने वाला है वो स्वीकार नहीं करता उसको। तो आर्गुमेंट करिए, आर्गुमेंट के बाद जो ट्रूथ आपको समझ में आता है उसको एक्सेप्ट करिए, उसको नॉलेज के लेवल में एक्सेप्ट करिए। तब क्या होगा, आपका डेवलपमेंट होगा। केवल खूंटा गाड़ के बैठे रहें कि हमारी बात सही है, अमुक की बात सही नहीं है, ये गलत बात है। आज पार्लियामेंट में जहां देखें 5 लोग मिले हैं, केवल आर्गुमेंट होता है, लेकिन वो रियल सेंस में आर्गुमेंट नहीं है, वो कुतर्क होता है, वहां तर्क नहीं होता है। तो आप अपने एटीट्यूड में तर्क लाइए, आर्गुमेंट लाइए, क्योंकि उससे क्या होगा, सब्जेक्ट का ग्रोथ होगा। आपका जो भी सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल आप डायमेंशन पे पढ़ाई करेंगे यूपीएससी के लिए, उसमें आके रिलेटिव ट्रूथ तक पहुंचेंगे आप, वो आपका ओपिनियन होगा। तो आपको अपना ओपिनियन डेवलप करना है। ये तभी होगा जब रेशनल थिंकिंग रखेंगे, आर्गुमेंट करेंगे, तर्क करेंगे, कुतर्क नहीं करेंगे। हम लोग कुतर्क के उतर आते हैं। तो ये कुछ बातें थी
जो मैंने उचित समझा आपसे शेयर करने के लिए। ये तो मोनोलॉग हुआ, मेरे मन में जो बात थी वो आपसे हमने शेयर किया। मोनोलॉग डेवलपमेंट नहीं ले जाता है, डेवलपमेंट की तरफ नहीं ले जाता है, डायलॉग डेवलपमेंट की तरफ ले जाता है। तो आप डायलॉग, लोग हाँ। कुछ बात करिए मुझसे, डायलॉग होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। जितने विकास, जी। एक बार फोर्ड की एग्जाम्पल आती है, फोर्ड अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई। फोर्ड जानते हैं ना, जो कार वगैरह बनाती है वो, तो उसके डायरेक्टर सब आए, कोई नया उन्होंने लॉन्च कर रहे थे इंजन, जी। इंजन पर काम हो रहा था, तो उन्होंने अपना प्रोटोटाइप रखा सामने और उनसे ओपिनियन मांगा अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। टेक्निकल डायरेक्टर्स थे सब वो, तो सबने कहा कि नहीं आपका तो बेस्ट है, बोला कि बेस्ट है, कोई इस पे और इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। तो नहीं नहीं जरूरत है। तो उन्होंने नेक्स्ट डे जब आए ऑफिस, सबको बुलाया, सबको फायर किया उन्होंने, क्योंकि आपको हाँ में हाँ मिलाने के लिए हम थोड़े रखे हैं, हम रखें कि आप इस पे डिस्कशन करिए, इस पे अपना डेवलप करिए ओपिनियन, इसको हमको इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव डायलॉग से होता है, केवल मोनोलॉग से नहीं होता है। नेक्स्ट डे ही फोर्ड ने सारे अपने टेक्निकल डायरेक्टर्स को फायर कर दिया, हमको ऐसे डायरेक्टर्स नहीं चाहिए। तो ये हमारे जीवन की यदि प्रगति करना है तो आपको डायलॉग करना पड़ेगा। डायलॉग किससे करना है? तो आपके लिए सामने किताब है और एक आपका अपना परसेप्शन है। किताब पढ़िए, जो रेशनल स्किल प्रकृति ने आपको दी है, उस दोनों के बीच में होने दीजिए। देखिए, प्रतियोगिता आप किसी और से नहीं है, प्रतियोगिता आपको आपसे है। कंपटीशन किसी और से नहीं है। यहाँ आज आपसे जितना सुंदर है, आपको नेक्स्ट मोमेंट उससे ज्यादा सुंदर होना है, ज्यादा नॉलेजेबल होना है, ज्यादा इनहांस्ड इन इंफॉर्मेशन होना है, इनहांस्ड इन नॉलेज होना है, इनहांस्ड इन अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन होना है। मतलब प्रतियोगिता ए को बी से नहीं है, प्रतियोगिता ए की ए से है, खुद से है। आप जितना आज जानते हैं, हमको नेक्स्ट मोमेंट उससे ज्यादा के लिए प्रयास करना है, ज्यादा हमको नॉलेज गेन हो। राइट? यूपीएससी की तैयारी एक जर्नी है, इस जर्नी को एंजॉय करिए। लक्ष्य पर नहीं सोचना है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो भविष्य की बात का है ना, भविष्य तो नॉन एग्जिस्टेंट है। वर्तमान जो जर्नी वर्तमान की होती है, तो यूपीएससी की तैयारी क्या है? एक जर्नी है, और ये क्या है? कंप्लीट पर्सनालिटी आपको बनाएगी। हम लोग भी जर्नी में थे, कभी हम सक्सेसफुल नहीं हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन हम जो आज पर्सनालिटी है उसी की देन है, यूपीएससी की तैयारी की देन है। कि हम फिजिक्स के होते हुए भी हिस्ट्री पढ़े, इकोनॉमिक्स पढ़े, पेंटिंग पढ़े, आर्किटेक्चर पढ़े, स्टाइल कहाँ है, नगरा स्टाइल कहाँ है, बनी ठानी पेंटिंग कौन होता है, ये राजा रवि वर्मा की पेंटिंग की क्या स्टाइल थी, कितना चीज उसके चलते हम सीख लिए जो कभी कल्पना भी नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है देश की, क्या है। प्लानिंग पर एक बुक आती थी हम लोग के टाइम, पता नहीं आजकल है कि नहीं, पब्लिकेशन डिवीजन भारत सरकार करती थी, वो प्लानिंग करके आती थी। योजना हिंदी में। हाँ नहीं सर, प्लानिंग, हाँ योजना आती थी, एक योजना करके मैगजीन भी आती थी, मैगजीन, मंथली मैगजीन, योजना और प्लानिंग। हाँ, एक प्लानिंग की बुक आती थी सर, छोटी प्लानिंग की बुक आती थी, मुश्किल से 100 पेज की रहती थी कि प्लानिंग का क्या मतलब है। राइट? तो इस तरह से हमको क्या है कि अपने को इम्प्रूव करना है, खुद से कंपटीशन करना है, आपको किसी और से नहीं है, खुद से। हर क्षण हमको अपने आप से कंपटीशन है। आज जितना सुंदर हो, नेक्स्ट मोमेंट हमको ज्यादा सुंदर होना है। सुंदर से मतलब फिजिकल अपीयरेंस से नहीं है मेरा, सुंदर मतलब है हृदय की सुंदरता, ज्ञान की सुंदरता, सूचना की सुंदरता, अंडरस्टैंडिंग की सुंदरता, एप्लीकेशन की सुंदरता। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, अभी तक तो मोनोलॉग होता रहा, अब हम लोग डायलॉग करें जितना समय बचा है, कि कुछ प्रश्न करेंगे तो उत्तर आएगा उसमें। तो मैं आपसे कुछ भी प्रश्न करिए, जो भी मन में आपको है। ऐसा मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे, रिकॉर्डिंग हो रहा है, होने दीजिए। आप तो बेस्ट हैं भाई, आप बेस्ट हैं, आप लोग बेस्ट ही मानिए, किसी में कम नहीं है आप। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जैसे सर आपने कहा ज्ञान अर्जन करने के लिए, तो सर मैं यूपीएससी के परिप्रेक्ष्य में पूछना चाहूंगा सर, आप मार्गदर्शन चाहूंगा आपका, कि जैसे मान लीजिए सर 100 मीटर की रेस है, मैं पैदल चला जा रहा हूँ सर, मैं दौड़ के भी जा रहा हूँ, पर 100 मीटर की रेस जो होती है उसमें आ नहीं रहा हूँ। तो सर वैसे ही मैं ज्ञान अर्जन की बात कर रहा हूँ सर, ज्ञान अर्जन का भी मैं ज्ञान तो अर्जित कर रहा हूँ, पर सर क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो सर उसके लिए मार्गदर्शन।
कि सर उस 100 मीटर की रेस में मैं कैसे आऊं? अब देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है। ये आपका प्रश्न है मौलिक, कि मैं प्रयास कर रहा हूं, सफलता नहीं मिल रही है। देखिए, सफलता के लिए कहते हैं ना कि 99% परस्पिरेशन है, 1% ही इंस्पिरेशन काम करती है। जिसको आप भगवान कहते हैं, जिसको लक कहते हैं, 1% है। 99% परस्पिरेशन है, पसीना जितना बहाया है। तो मेरा ये अपना अनुभव है जीवन का, और मेरा अनुभव है, कहिए विश्वास क्या कहे, विश्वास में अविश्वास भी होता है। अनुभव है ये कि यदि आपने 99% परस्पिरेशन किया है, पसीना बहाया है, आज सफलता नहीं मिलती है तो कल मिलेगी। आप बढ़ते रहिए आगे, बढ़ते रहिए आगे। हो सकता है कि यूपीएससी में ना मिले, पीएससी में मिल जाएगी। मैं भी यूपीएससी की तैयारी करता था, हमारा मेंस के बाद नहीं होता था, लेकिन हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दिए तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। वहां नहीं हुआ तो यहाँ हो गया। यूपीएससी में भी एक बार इंटर्न पहले होता था, पता नहीं अब होता है कि नहीं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता था, तो रिटन में वहां भी हो गया था मेरा। फाइनली नहीं हुआ क्योंकि रिटन में कम नंबर रहा होगा। तो सफलता ना बेकार नहीं जाएगी, लेकिन तैयारी करते रहिए। वो नहीं मिलेगा, कोई और चीज मिल जाएगी उसी के बराबर। अब हम रिजल्ट के क्यों करें, हम इस जर्नी को एंजॉय करिए। ये जर्नी ने बेकार नहीं जाएगी। ये जर्नी ये तो खुद अभी आनंद देगी आपको। अरे हम इतना चीज जान गए, ये चीज हम नहीं जानते थे, कितना जान गए। आपकी पर्सनालिटी में ऐसे ही चेंज आ जाएगी। एक तो सुख अभी मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, अब भोजन वस्त्र आवास की व्यवस्था हो जाएगी, कुछ न कुछ मिल जाएगा आपको इक्विवेलेंट। ठीक है, जिंदगी एक मिली है, देखिए दोबारा की मालूम नहीं, जन्म मृत्यु के बाद क्या आएगा कौन जानता है। इस जन्म में हमको तीनों चीज चाहिए, पैसा भी चाहिए, रिकॉग्निशन भी चाहिए, कार्य संतुष्टि भी चाहिए, इसी जन्म में और अब यहाँ चाहिए। ठीक है, हम यदि एक बार 100 मीटर का रेस नहीं पूरा किए, कोई बात नहीं, अगले साल के लिए तैयारी करेंगे। राइट। तो देखिए, शॉर्टकट कुछ है नहीं जिंदगी में, शॉर्टकट नहीं है। एक बार सोच लेंगे तो हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? नहीं होगा तो उसके बराबर का कुछ हो जाएगा, ये गारंटीड है। गारंटीड मानिए, कहना हम तो 4 बार मेंस दिए, नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। इसके बाद मैं बता दूं अपने बारे में, फिर हम इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन किए, इंस्पेक्टर रैंक की पोस्ट होती है। फिर उसके बाद हम दूरदर्शन में गए। पहले हम लोग के टाइम में 1640 का स्केल होता था उस समय, ये 90 की बात है, 91 की बात है। 1640 में ज्वाइन किए, फिर 2000 में मेरा दूरदर्शन में हुआ, फिर यहाँ 2200 में ज्वाइन किए। 2200 मतलब यूपीएससी में भी जो करते हैं 2200 की ग्रेड में, वो उसी में जाते तो में आ गया 2200 में। 1640 से शुरू किया, देखिए कि यूपीएससी में नहीं हुआ तो बीच में कभी छोटा, क्योंकि घर में ऐसी स्थिति नहीं थी कि बिना नौकरी के काम चलेगा, तो नौकरी तो करनी थी, तो 1640 में ज्वाइन कर लिए, फिर 2000 में आए, फिर 2200 में आ गए। तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी एकमात्र हमारा है। हाँ, यूपीएससी के लिए तैयारी जोरदार होनी चाहिए, जोरदार तैयारी, आनंद आ जाए मन में ना रहे कि हमने दिल से कोशिश नहीं किया था, ये मन में कभी नहीं। जैसे आज भी मुझे कभी ये नहीं होता है मैंने तैयारी नहीं करी थी, कोशिश करी थी। तो विजय, आपसे यही मेरा ये है कि आप निराश नहीं होइए, जर्नी का एंजॉय करिए, खूब मेहनत करिए। अभी तक आप 10 घंटे पढ़ते थे, 12 घंटे पढ़िए, खुद से कंपटीशन करिए। जितना आज पढ़ते थे कल हमको ज्यादा पढ़ना है, परसों उससे भी ज्यादा पढ़ना है। ज्यादा का मतलब ये नहीं कि आवर बढ़ा दीजिए, इंटेंसिव हो जाइए, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव हो जाइए अपने पढ़ाई में। कैसे होना है? आप मन को भूत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त रखिए, वर्तमान में रहना शुरू करिए। देखिए, जो काम पहले 2 घंटे में करते थे वो आधा घंटा में हो जाएगा। कल माइंड हमारा वर्तमान में रहने लगे, 2 घंटे का काम आधा घंटा में हो जाएगा। इस पर फोकस करिए। पता नहीं आप कितना मेरे उत्तर से संतुष्ट हैं। यदि कुछ बात अच्छी लगी होगी मेरे में तो जरूर उसको एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिए। देखिए, जीवन प्रयोग है, प्रयोग में कभी रिजल्ट मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है, लेकिन ये चीज मिलता है कि इस मेथड से काम नहीं किया जा सकता है।
यदि कोई एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, इसका मतलब एक बार क्या हुआ, एक बार हुआ, कौन किसकी बात थी वो, एडिसन, थॉमस एडिसन की बात थी। वो बल्ब पे काम कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल बल्ब पे, तो बहुत सारा प्रयोग किए, लगभग 3 साल का समय दिया। यानी ये डाटा गलत हो सकता है, 3 साल की जगह 2 साल भी हो सकता है, जब संदर्भ लीजिए आप। 3 साल पर लगभग उन्होंने 100 प्रयोग किए, बल्ब नहीं बन रहा था, बहुत पैसा भी खर्च हुआ। तो आकर के पूछा उन लोगों से, पत्रकारों ने, इतना पैसा खर्च किए, 3 साल अपने जीवन का लगाए भी, रिजल्ट जीरो। तो वो एडिसन ने जानते क्या बोला, बोला कि रिजल्ट कैसे जीरो हो गया, 100 मेथड से बल्ब नहीं बनाया जा सकता है, ये तो मैं जानता हूं कि 100 मेथड से बल्ब नहीं बनाया जा सकता है जी। अब दूसरा 101 मेथड हमको अप्लाई करना है, दूसरा मेथड अप्लाई करना है। दूसरा कोई जो होगा रिसर्चर, अभी इस 100 मेथड को ट्राई नहीं करे, कितना उसका टाइम, एनर्जी सब बच गया। ये सफलता नहीं है क्या ये? तो होना नहीं होना यूपीएससी अलग की बात है, आपकी पर्सनालिटी जो ग्रो होगी, जो जीवन और जगत के बारे में जो आपका परसेप्शन डेवलप होगा, वो आपको आजीवन सफलता की राह दिखाएगा। सफलता का मतलब क्या है? आनंद में रहना, अभी से लेकर के जब तक शरीर है आनंद में रहते हैं। यदि यही तो सफलता है, यही तो हमें चाहिए, और क्या चाहिए? ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। शायद आप कुछ बातें जरूर मेरी अच्छी लगी होंगी। जी सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट हो तो सर मैं मन्नू कुमार कुशवाहा। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, किसी भी इंफॉर्मेशन को जो हम लेते हैं तो उसको नॉलेज के रूप में कैसे अप्लाई करें सर? अब जैसे एग्जाम्पल दिया था मैंने, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, तो उस रूप में लीजिए उसको, उस रूप में इन्वॉल्व होइए कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब जैसे मान लीजिए कि अकबर की इकोनॉमिक पॉलिसी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या क्या थी उसको पढ़ लिया आपने सूचना के रूप में। अब उस समय देखिए वहां की जो आम जनता थी, उसके जीवन के बारे में थोड़ा पढ़िए कि कहाँ थे वो, उस इकोनॉमिक पॉलिसी का उन पर क्या इम्प्लीकेशन पड़ा। केवल पॉलिसी मत रटिए, पॉलिसी का क्या प्रभाव पड़ा। औरंगजेब ने जजिया लगाया तो क्या क्या चेंजेज आए उस समय के समाज में। जी सर। मतलब कंप्लीट पिक्चर सामने लाइए उसको, ठीक है। जैसे सोशल इशू पर कोई बात कर रहे हैं आप, अब जैसे मान लीजिए सोशियोलॉजी की यहाँ कोई विद्या होंगे आप, यदि सोशियोलॉजी या सोशल साइंस लिए होंगे, तो जैसे डरखाइम की जो प्रिंसिपल्स है आपका, उसमें आता है जो 3 कंसेप्ट दिया था, संस्कृताइजेशन दिया था, सैक्रेड कॉम्प्लेक्स का जो कंसेप्ट दिया था। ये संस्कृताइजेशन में जैसे 2 टर्म आते थे, प्रेकुलाइजेशन एक आता था, संस्कृताइजेशन जो आता था, इसका क्या मतलब है। तो उस समय के समाज में कैसे परिवर्तन हुआ कि ग्रेट ट्रेडिशन से लिटिल ट्रेडिशन में हम कैसे गए, लिटिल से ग्रेट ट्रेडिशन में हम कैसे आए, उस समय के समाज में क्या मोबिलिटी हुई। जैसे पहले क्या होता था, संस्कृताइजेशन का मतलब ये होता था कि जैसे मान लीजिए कि एक ब्राह्मण हैं, वो माना जाता है कि सांस्कृतिक रूप से डेवलप्ड है। तो जो गरीब आदमी थे, जो पिछड़े वर्ग के थे, वो क्या करते थे, उनके मोड ऑफ लिविंग को, उनके प्रैक्टिसेस को अपनाते थे। अपना करके उनका एक लिटिल ट्रेडिशन हो गया, ब्राह्मणों का ट्रेडिशन हायर ट्रेडिशन हो गया। तो लिटिल ट्रेडिशन के लोग, मतलब लोअर कास्ट के लोग, उनके लाइफ स्टाइल को एडॉप्ट करके क्या अपना जीवन सुधार लिए। जीवन सुधारने को संस्कृताइजेशन कहा गया। वो ग्रेटर ट्रेडिशन में शिफ्ट हुए। जो ब्राह्मण्स थे वो दारू पीने लगे, वो छोटे छोटे काम करने लगे, झूठ बोलने लगे, व्यभिचार करने लगे, तो उनका प्रेकुलाइजेशन हुआ, राइट। तो उस समय के समाज का थोड़ा स्टडी करिए कि कौन कौन से समाज जो है नीचे से उठ के ऊपर गए, कौन कौन से जो ऊपर के थे वो नीचे आए। उसी क्रम में बहुत सारे राजा को आप देखा होइएगा कि लोअर कास्ट के थे, लेकिन अपने को क्षत्रिय डिक्लेयर करवाया, अपने ताकत डेवलप किया, फिजिकल ताकत डेवलप किया, उसके बाद आक्रमण किया, राज लिया उसका, फिर ब्राह्मणों के द्वारा अपने को क्षत्रिय डिक्लेयर करवाया। तो इस रूप में टोटलिटी में हमको समाज का अध्ययन करना होगा, केवल उस इशू को नहीं लेना होगा, थ्योरी को, कौन कौन से समाज आगे बढ़े, राइट।
कौन कौन से समाज आगे जी। बढ़े, कौन कौन से राजा आगे जी बढ़े। सर। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन को आप नॉलेज में रूपांतरित करिए हर फील्ड में। कॉन्स्टिट्यूशन जी। पढ़ रहे हैं आप, उसको देखिए क्या क्या इसके चेंजेज आए, क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं। लोग कहते हैं, देखिए, हालांकि पता नहीं शिव कुमार जी कितना हमसे कन्विंस्ड होंगे, लोग बोलते हैं कि सतयुग पहले था। मेरा ये मानना है कि सतयुग अब है या आने वाला है, कलयुग पहले था। जी। जी। क्यों? देखिए, हम गांव आप जाते हैं, पहले रोड कितने कच्चे थे, हर घर में, गांव में देखिए रोड बन गया है, हर घर में क्या है, हैंडपंप लग गया है, हर घर में लैट्रिन हो गया है। नहीं तो गांव में देखे होइएगा कि सब महिला पुरुष बाहर लैट्रिन करने जाते थे, रोड को गंदा रखता था। अब जो रोड क्लीन मिलता है। पहले क्या होता था कि किसी को हितई नाता में जाता होगा, सब ग्रामीण परिवेश के होंगे, अधिक लोग जानते होंगे, हम लोग के टाइम में किसी को हितई नाता मतलब रिलेटिव के जाना होता था तो बैग मांगते थे लोग, साइकिल मांगते जी। थे, बढ़िया वाला कुर्ता धोती भी मांग लेते थे, अपने पास नहीं होता था। आज कोई मांगता है क्या? आज कोई नहीं मांगता है, सबके पास हो गया जी। है। ठीक है, पहले पंडित जी आते थे, साष्टांग हो जाते थे। आज पंडित जी को संस्कार, अरे तो दरुआ है, काहे को उसको बुलाना है घर में। माने सोशल जस्टिस भी आज बेटर है। आज एक एपीजे अब्दुल कलाम भी राष्ट्रपति बन सकता था, लेकिन देश आजाद हुआ तो कोई एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बना था उस समय ऊंचे वर्ग के लोग ही वहां राष्ट्रपति बनते थे, अच्छे अच्छे पदों पे जाते थे। आज आप आईएएस बन रहे हैं, उस समय के लोग आईएएस नहीं बन सकते थे। सतयुग तो अभी है, सोशल जस्टिस आज हम ज्यादा है, आज इकोनॉमिक जस्टिस है, आज पॉलिटिकल जस्टिस है हमारा, तो सतयुग तो आज है। प्रिविलेज क्लास के लिए भले आज कलयुग है, लेकिन वंचितों के लिए, वंचितों की संख्या 99% है। दबे कुचलों की संख्या अब 99 नहीं तो कहिए 90% तो है ही, जो समाज की हायरार्की में नीचे हैं। आज उनको ज्यादा सम्मान मिल रहा है, आज उनको प्रतिष्ठा मिल रही है, आज उनका शोषण कम हो रहा है। पहले उनका शोषण ज्यादा था, तो कलयुग तो पहले था। हालांकि पब्लिक प्लेटफॉर्म है, नहीं बोलना चाहिए। पहले के राजाओं के दरबार हरम में 100 रानियां होती, 1000 रानियां होती थी। आज का राजा कोई दो पत्नी रख के दिखा दे, आज का कोई एमएलए एमपी आईएएस अधिकारी 2 पत्नी रख के दिखा दे पब्लिकली, नौकरी चली जाएगी, जेल चला जाएगा। तो महिलाओं के लिए आज जस्टिस है कि पहले जस्टिस था? तो सतयुग अभी है या आने वाला है? पहले कलयुग था जी। तो इसलिए जो है रेशनल थिंकिंग रखना है हमको, और समाज के पर्सपेक्टिव में देखना है। जो भी आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एक अपना परसेप्शन डेवलप करिए उसको, जो एस्टेब्लिश थ्योरी गलत नहीं है, उसके परिप्रेक्ष्य में हमको देखना है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी यदि लिए होंगे तो कोई हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं यूपीएससी हमारे समय 2 सब्जेक्ट मेंस हुआ करते थे, अब तो भूल गया हूँ बहुत सारा चीज। एंथ्रोपोलॉजी और फिजिक्स में मेंस देता था। ये प्रोपोलॉजी क्या, फिजिक्स से प्रोपोलॉजी क्या होता है सर, कौन सा विषय है? मानव विज्ञान। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, जी जी, मानव विज्ञान। हाँ, सोशियोलॉजी से टूट के बना, सोशलाइज टूट के, बड़ा हाँ। स्कोरिंग था, कम समय में तैयार हो जाता था सर। जी जी। तो हाँ, यदि एंथ्रोपोलॉजी को लिए होंगे तो, लेकिन हमको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अच्छी तैयारी हो गई थी। फिजिक्स से ज्यादा नंबर मुझे मेंस में एंथ्रोपोलॉजी में आता था सर, जबकि नेट हाँ, एंथ्रोपोलॉजी से। हाँ हाँ, एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी सिलेक्टेड था, साइंटिफिक था। हाँ, जी, साइंटिफिक है सर पूरा। साइंटिफिक उसमें है जी। 2 हाँ, पेपर होते थे, एक में फोसिल एविडेंसेस होता था कि फोसिल से कैसे हम मनुष्य के रूप में आए, बंदर से, मतलब प्रोसोमी से शुरू करता था वो। आप कैसे हम ओरंगुटान, गिब्बन इसमें आए, फिर कैसे हम इरेक्ट पोस्चर में आए। तो एक पार्ट वो था, और दूसरा पार्ट पूरा था सोशल था वो, कि मैरिज, किनशिप, फैमिली, ये सब पढ़ना था, डिसेंट। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो कहना फिजिक्स जिंदगी भर पढ़े, उसमें कम नंबर आता था, एंथ्रोपोलॉजी में ज्यादा नंबर आता था। 6 महीना पढ़ते जी। और कोई प्रश्न है तो? थैंक यू जी। और भी सर, अब मैं कंटिन्यूटी को सर कैसे बनाए रखे सर, यही थोड़ा दिक्कत होता है जी। कंटिन्यूटी को सर कंटिन्यूटी को कैसे बनाए रखें? मान लीजिए आज पढ़े 6 घंटे, कल पढ़ रहे हैं 2 घंटे, कल फिर से पढ़ रहे हैं 4 घंटे, उसके बाद फिर से पढ़ ही नहीं रहे हैं।
सर तो देखिए कंटिन्यूटी नहीं बन पा देखिए, रही। ये कंटिन्यूटी तो मस्ट है। वही ना कहा कि संकल्प और सपने, यदि संकल्पित हैं आप, तो संकल्पित है तो फिर तो 24 आवर्स आपका जॉब वही है। कभी मन उगता है, उब जाता है तो थोड़ा टहल लीजिए, घूम लीजिए। आपका हमेशा कल्पना करिए कि आज से यूपीएससी के परीक्षा के रिजल्ट के बाद और रिजल्ट के पहले कल्पना करिए। रिजल्ट के बाद क्या क्या होगा आपके जीवन में, क्या क्या परिवर्तन आएंगे, थोड़ी कल्पना करिए। नंबर 1 होगा आपकी अच्छे घर में शादी होगी। नंबर 2 कार बंगला गाड़ी मिल जाएगा, सामान मिलेगा, राइट, ये सब चीजें मिलेंगी। आपका जी फैमिली सर। का स्तर ऊंचा हो जाएगा। तो ये यदि कल्पना के सामने रखिए, एक सामने रखिए कि हमारा मन नहीं लग रहा है, तो यदि ये चीज चाहिए तो मन को लगाना पड़ेगा। मन क्यों नहीं लगता है? तो पास्ट फ्यूचर में अनावश्यक प्रश्नों में उलझा है। तो पहला तो पास्ट और फ्यूचर के जो वस्तु व्यक्ति परिस्थिति का जो चिंतन है उसको जीरो कर देना है। वर्तमान की वस्तु व्यक्ति में सोचना है। वो जब पढ़ेंगे आनंद आने लगेगा तो उसमें तो ये होगा कि ये भी सीख लें, वो भी सीख लें, वो भी, तो नहीं लगने का प्रश्न नहीं है। इतना भास्ट है यूपीएससी का सिलेबस। हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते थक गए, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने लगे, पॉलिटिकल साइंस थक गए, इकोनॉमिक्स पे आ जाएं, इकोनॉमिक्स हो गया, नहीं मन लगा थोड़ा म्यूजिक के बारे में देख ले, कितने प्रकार के राग होते हैं, थोड़ा सा राग, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, उस राग को सुनिए कि मलखौस में क्या है, मेघ मल्हार में क्या अंतर है। यही तो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन नहीं, नॉलेज। थोड़ा सुन के देख लीजिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब आर्किटेक्चर, नगर और विमान स्टाइल का हम लोग केवल पढ़ते थे अपने जमाने में, अब फोटो देखते थे, समझ में नहीं आता था। अब नगर स्टाइल के आर्किटेक्चर में उस पर गूगल पे डालिए, यूट्यूब पर डालिए, देखिए को मंदिर 3 डायमेंशन में देख लीजिए। अब विमाना स्टाइल में देख लीजिए कि उनका आर्किटेक्चर क्या है, देख के ज्यादा डिफरेंस समझ में आएगा आपको। तो सर एप्लीकेशन हो जाएगा सर नॉलेज एप्लीकेशन हो जाएगा। जी सर, इंफॉर्मेशन नॉलेज लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे टाइम में इंफॉर्मेशन में ही रह जाता था, क्योंकि 3 डायमेंशन हम चित्र नहीं देख पाते थे। हम वहां विजिट करना पैसे का काम था, समय का काम था, वहां जा नहीं सकते थे कि साउथ में जाके हम देखें, वहां के मंदिरों को देखें। अभी तो आपको एक क्लिक पर उपलब्ध है, तो वो जो चीज देख लीजिए, मन उब जाता है हिस्ट्री से या जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लिए हैं, तो उसका 3 डायमेंशन पिक्चर डेवलप करिए, कंसेप्ट क्लियर करिए। अब हिस्ट्री तो पढ़ना और आसान हो गया भाई, जितने साइट्स हैं उसका यूट्यूब पर डाल दीजिए कि हमको तक्षशिला साइट के बारे में जानकारी चाहिए, वो 3D में दिखा देंगे वहां लेक्चर्स। जी ठीक है, तो ये सब करिए तो मन अपने आप लग जाएगा। हाँ, अपने आप मन, टाइम ही नहीं मिलेगा, इतना चीज सीखने को है दुनिया में। यूपीएससी के लिए सिलेबस तो आपने देखा ही होगा। हमारे टाइम में तो केवल 2 पेपर होते थे जीएस के, अभी तो आपके 4 पेपर होंगे। अब तो क्षेत्र और बढ़ गया। तो इतना चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है, जिसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है जिसमें दिल लगता है, तो उसको जब मन उब जाए तो उसको दिल वाला सब्जेक्ट पर शिफ्ट हो जाइए। और जिसको डिफिकल्ट लगता है उसको फ्रेश माइंड में पढ़िए। जो डिफिकल्ट है, जैसे हमको लगता था डिफिकल्ट फिजिक्स लगता था, तो पहले फिजिक्स पढ़ते थे। एंथ्रोपोलॉजी हमको बहुत मजा आता था। एंथ्रोपोलॉजी में फोसिल एविडेंसेस हमको परेशान करता था, तो फ्रेश माइंड होता था। फोसिल मतलब जो मतलब जैसे बॉडी है, खुदाई में जो ह्यूमन बॉडी मिली है, तो उसको स्केलेटन बना के हम लोग देखते थे कि बंदर के स्केलेटन कैसा होता था पहले, उनके भी फोसिल मिले हैं, ह्यूमन बॉडी का भी फोसिल मिला है। तो कैसे वहां से वहां मार्च हुआ है, अभी आप 3D पे ही देख सकते हैं। हम लोग तो केवल चित्र में देखते तो भी समझ में नहीं आता था, रटते थे। केवल पत्थर से पानी बरसा निकाला जा सकता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। हम लोग एमएससी में थे तो क्वांटम मैकेनिक्स नया सर आया था, समझ में नहीं आता था वो, ना टीचर को, ना टॉट को, ना किताबें ज्यादा थी। तो मैंने क्या किया सर कि रोज एक क्वेश्चन याद करता था, लिख के 20 बार लिखता था एक क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को 20 बार। अब 20 बार में एकदम याद हो जाता था, कमा फुल स्टॉप याद हो जाता था। बाद में मैंने देखा कि हमको तो समझ में भी आ रहा है ये बातें। फिर मैं कुछ मित्रों को बताने लगा, तो मेरे पास ट्यूशन पर एमएससी के मेरे साथी लोग मेरे पास पढ़ने आते थे कि क्वांटम मैकेनिक्स सर समझा दे। पैसा तो नहीं लेता, उनको समझाने लगा। रिपीटेटिव लिखने से आपको समझ में आ गया।
समझ में आ गया वो। जी ह्यूमन माइंड हाँ इतना बढ़िया है कि केवल लिखते रहिए, 20 बार लिखिए ना। इसका प्रमाण ये है कि तीनों अंगुलियों में कलम पकड़ने का निशान आ जाना चाहिए, इतना प्रैक्टिस जी करिए। देखिए आज भी मेरे जी ठेला कहते हैं अपन बिहार में, ठेला लग गया है ये, कलम पकड़ते जी पकड़ते। जी 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 हाँ कॉपी हाँ। कैसे करते थे हम लोग? पहले पेंसिल लिखते थे, फिर रेड ब्लू इंक से, फिर रेड। सर वो सर विनय साहब टाइम कम है, एक अंकिता मौर्य है, उसका एक जेन्युइन कुछ क्वेश्चन करना चाहती है, हाथ उठाइए। अंकिता से मैं बोलूंगा प्लीज पूछो हाँ। क्वेश्चन अनम्यूट करके। अंकिता। सर यस सर, प्रणाम सर। हाँ बोलो बेटा। सर मेरा क्वेश्चन है सर, मैं मैथ से हूँ, तो मैं मैथ से प्रिपरेशन हाँ स्टार्ट करना चाह रही हूँ। तो जैसे आपका क्या फिजिक्स करना था, चाह रही हैं? मैथ से मैथमेटिक्स किसका? में सब्जेक्ट लेना चाह रही हूँ यूपीएससी में मेंस के लिए। तो देखा बेटा, मेरा सुझाव है कि मैथ से यूपीएससी मत लीजिए आप। आपने एमएससी किया है उसमें? यस सर। हाँ तो मैथ्स मत लीजिए बेटा उसमें, क्योंकि क्या है वो सर अप्लाइड प्रश्न बोलते हैं, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, बहुत बहुत। ऐसा नहीं कि असंभव है, लेकिन एमएससी किया है तो कब किया है आपने एमएससी? 2014 में। 2014 में? काफी टाइम हो गया आपको। मैथ्स मत यस सर। लीजिए बेटा, क्योंकि 2014 में होता तो मैं एक बार कहता कि सब कुछ फ्रेश है आपका, बहुत कुछ नया नहीं पढ़ना पड़ेगा। यस सर। अभी क्या है, बहुत कुछ नए जैसा हो जाएगा आपके लिए, यस सर, मेरा सब एकदम पढ़ा नया तो है। लगेगा आपको। यस सर, पढ़ा तो है, पढ़ा है लेकिन सब लेकिन पढ़ना है वापस से, फिर पढ़ना सब है। कुछ पढ़ना है। हाँ हाँ वो अप्लाइड है बेटा, अप्लाइड वाला डिफिकल्टी जाती है उसमें। बेहतर है यस सर। यूपीएससी के लिए कोई सोशल साइंस का सब्जेक्ट लीजिए आप। सोशल सर तो साइंस से कौन सा अभी तो एक सब्जेक्ट? ही ऑप्शनल लेना है। क्या बेटा? यस सर। सर हाँ जैसे मुझे कुछ रिकमेंड कर दीजिए, कौन सा सब्जेक्ट लूं, समझ नहीं पा रही मैं। अब देखिए, मुझे तो लगता है कि यदि आप ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस ये सब लें तो ज्यादा अच्छा है। जीएस का बहुत बड़ा पार्ट आपका कवर हो जाएगा इसमें, बहुत यस पार्ट सर। कवर हो जाएगा। अब मैथ्स में केवल मैथ्स ही एक तो कवर होगा नंबर 1, और उसमें प्रैक्टिस होगा, नए नए प्रश्न सेट किए जाते हैं इस तरह के कंप्यूटर। आपने नेट वगैरह निकाला है क्या? नहीं सर, नेट के लिए हाँ मैंने फिर नहीं मत दिया, लीजिए। मैं स्टेट हाँ एग्जाम दे रही थी अभी तक। नहीं नहीं, फिर मैथ्स वो यूपीएससी के लिए लीजिए ही मत बेटा। आप ये एंथ्रोपोलॉजी ले सकती हैं, कम समय में तैयार हो जाएगा। यदि होगा तो, अभी मैंने देखा नहीं है सिलेबस, अभी रखा है कि नहीं रखा है मालूम नहीं, होना चाहिए ऐसे एंथ्रोपोलॉजी। और हिस्ट्री ले सकती हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकती हैं, सोशियोलॉजी ले सकती हैं, फिलोसफी ले सकती हैं। अब अपना रुचि देखिए, पहले पहले आप अभी अभी से शुरू करना है आपको जीरो से। यदि तो एक यस एक सर। महीना सब सब्जेक्ट पढ़िए, थोड़ा एक एक महीना। मैंने सर तो किताब ले इसके लीजिए लिए सब मैं, या हाँ जैसे, सर, तो एक एक महीना बुक्स पढ़िए, मुझे कुछ, तब देखिए किधर आप है जी। सर मुझे कुछ बुक्स बता दीजिए इन सब के, कि मैं उससे रिकमेंड, उसको पढ़ के मैं समझ पाऊँ कि मतलब मुझे यही सब्जेक्ट अभी तो आप इंटरेस्ट है। एनसीईआरटी का ले लीजिए, एनसीईआरटी के सारे बुक्स ले लीजिए आप। ओके सर। एनसीईआरटी के सारे बुक, हाँ करीब करीब उसका 14-15 बुक होता है, जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी करके आता है उसमें एनसीईआरटी की 11th और 12th लेवल की। और फिर सिविलाइजेशन पे हम लोग के टाइम में 6 पार्ट में आता था। इंडियन सिविलाइजेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, ये सब जितने एनसीईआरटी की मिले 11th 12th की, वो पूरे ले लीजिए, सबको पढ़िए। देखिए ये क्या होगा कि जीएस के लिए सब कवर हो जाएगा आपका नंबर 1। फिर आपको पता चलेगा किसमें आपका दिल लगता है, आपकी मेंटल मेकअप किसके लिए बना है, फिर उसको ऑप्शनल लीजिए। और मैथ्स तो नहीं लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए बेटा, क्योंकि नेट जो क्लियर करते हैं, जैसे हम फिजिक्स में नेट भी क्लियर किए थे, तो भी हमको फिजिक्स में एंथ्रोपोलॉजी से कम नंबर आते थे। हालांकि ऐसा नहीं कि फिजिक्स से भी ले, मैथ से भी लेकर के फिजिक्स से भी लेकर बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन हमारा तो नहीं हुआ। तो मैथ्स हम रिकमेंड नहीं करूंगा बेटा, ह्यूमैनिटीज लीजिए, ह्यूमैनिटीज ठीक है सब। सर मेरा थोड़ा सा ये होता है कि मुझे कुछ नई चीज सीखने को मिलती है तो मुझे इंटरेस्ट ज्यादा आता है। जब तक मुझे कुछ नया नहीं मिलता है, पुराना है, तो मुझे उतना तो इंटरेस्ट बेटा नहीं वो तो आता। हर सब्जेक्ट में नया है, कोई भी सब्जेक्ट लेंगी बहुत सारा चीज है जो अननोन है आपको। अंकिता सर पेंटिंग सही लेंगी, बोल रहे हैं।
अंकिता सर सही बोल रहे हैं। मेरे ऑफिस में मेरी एक जूनियर ऑफिसर है, वैष्णवी रपोलू, यही की एनआईटी वारंगल से उसने बीटेक किया और यूपीएससी से आईएएस ऑफिसर है मेरी जूनियर, और मैथमेटिक्स से पिछले 3 साल से वो आईएएस मेंस दी है, लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं कर पा रही है। प्री क्वालिफाई कर, उसने कहा कि सर मैं मैथमेटिक्स में बहुत मेहनत कर रही हूँ लेकिन मैथमेटिक्स क्रैक नहीं हो पा रहा है। जबकि जितने भी आईआईटी वाईटी के जो बच्चे हैं वो बीटेक करने के बाद ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट लेकर टॉप कर जा रहे हैं। आप अगर अभी तुम सिलेक्ट करोगे, देखोगी लास्ट ईयर शुभम कुशवाहा ने टॉप किया है सिविल सर्विसेज, आप उसका सब्जेक्ट देखना, वो सिविल से आईआईटी मुंबई से बीटेक है लेकिन ह्यूमैनिटी लिया है। आप थोड़ा सा सर्च कर लो, तो जितने टॉपर्स हैं वो अपना मेन सब्जेक्ट छोड़ के जो इंटरेस्ट वाला, जैसा बीके साहब बोल रहे, जो इंटरेस्ट जिसमें है, क्योंकि नॉलेज है उसको बस बुक में उतारना है, 3 महीने में पढ़ के आप उतार सकती हो। तो जस्ट कैरियर वो कर सकते हैं, फिर डिस्कस भी करेंगे बीके सर। चलें, हाँ अंकिता कुछ समझाएं जी। तो अंकिता बेटा ये सब सब्जेक्ट सर दो महीना पढ़िए पहले सबको, और टाइम बांध दीजिए। हाँ टाइम बांधिए कि हमको 2-2 घंटा पढ़ना है रोज। तो मान लीजिए 8 सब्जेक्ट पढ़ रही हैं ह्यूमैनिटीज टाइम के। मेंटेन कर लेती हूँ मैं। क्या बेटा? सर टाइम मैनेज कर लेती हूँ मैं। हाँ 2-2 घंटा पढ़िए, 2 महीने के बाद आप फिर निर्णय करिए कि किसमें आपका दिल लगता है। ओके तो सर। चीज लीजिए। करने वाले तो thank you, क्या sir. नहीं कर लेते हैं बेटा। हमने अपना एग्जाम्पल दिया था ना क्वांटम मैकेनिक्स का, कि वो कहा किसी को नहीं समझ में आता, मैं पढ़ाने लगा था उनको। तो पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है। और एक मेरे बैचमेट थे, फिजिक्स और फिलोसफी से अपने ही समाज के थे, वो बिंदेश्वर सिंह नाम है उनको, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस मिला सर, तभी बल्कि जनरल मैनेजर हैं आपके कानपुर में।